बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम आपकी सेहत के लिए हर तरह के जो प्रमाणित डॉक्टर्स हैं उनको आपकी अदालत में लाते हैं और आपकी समस्याओं पर उनके साथ चर्चा करते हैं। आज जो डॉक्टर हमारे बीच आए हैं स्टूडियो के अंदर वो है डॉक्टर BL गुर्जर, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। मैं आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप आए और मैं चाहूँगा कि सवालों के ज़रिए आपसे मैं बात करूं। सबसे पहले तो ये कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ये इस वर्ग को क्यों चुना, क्योंकि डॉक्टर के तो बहुत सारे वर्ग हैं, आपने यही क्यों चुना कि फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको बनना है, और आपने कौन कौन सी चिकित्सा के अंदर प्रामाणिकताएँ हासिल की? देखो साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भी आपको चैनल को देख रहे हैं उन सबको आज वुमेंस डे और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखो साहब, मैं क्या 11th क्लास में पढ़ता था जी, तो मेरे ताऊ जी के बेटे थे, उनको फौज में जाने का बड़ा शौक़ था। अच्छा। और उन्होंने बोला कि मैं आगे चल के NDA करूँगा और फौज में जाके लेफ्टिनेंट से भर्ती होऊंगा। तो तब इतना ध्यान नहीं दिया, उनकी हल्की सी कोहनी में कोई चोट लगी हुई थी और किसी ने गौर से देखा भी नहीं, क्योंकि वो आराम से वो स्पोर्ट्स में कुश्ती वगैरह आराम से वो लड़ता था। क्योंकि मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ तो हमारे में थोड़ा शौक भी है। फिर उनका जयपुर में एक एकेडमी में एडमिशन करा दिया NDA के लिए। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही थी उसको। फिर एक दिन उन लोगों ने कोई एक्स आर्मी के रिटायर कर्नल या किसी को वहाँ बुलाया एकेडमी में कि बच्चों के भाई फिजिकल फिटनेस ये वगैरह क्या क्या होता है NDA में सिलेक्शन के बाद में जी। तो तब उसको देखा उन्होंने, तो बोला कि भाई आपका तो सिलेक्शन नहीं होगा। उन्होंने बोला क्यों नहीं होगा सर? कि नहीं, कि आपकी तो ये एल्बो में चोट है, इससे आपका जो हाथ है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब डिफॉर्मिटी बनी हुई है, तो आपका तो ये तो मुश्किल है। तो उन्होंने पूछा सर मुझे क्या करना होगा? कि आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिलो। तो वो कुछ बताया उनको। फिर वो घर पे आया, उन्होंने बोला कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बोला है। तो हम लोग भी नहीं जानते थे फिजियोथेरेपिस्ट होते कौन है। क्योंकि सर हमारे क्या अभी भी जो तहसील लेवल पर है वहाँ पर भी फिजियोथेरेपिस्ट की कोई पोस्ट नहीं है। तो ये तो काफ़ी साल पुरानी बात है। तो फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा लगता है भाई कि कौन है कैसे। फिर पता लगाया तो जयपुर में SMS में जी, वहाँ जाके उनसे कंसल्ट किया। तब उन्होंने बोला है कि नहीं, आपको तो यहाँ मेरे पास आना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा, और ये काफ़ी पुरानी है, तो धीरे धीरे इसकी एक्सरसाइज और कुछ और मशीन है उनसे करके इसका हाथ को ठीक करेंगे। तो वहाँ पर लगभग 2-4 महीने तक फिजियोथेरेपी कराई और उनका हाथ सही हो गया। अच्छा। हाँ, और वो पहली बार में सेलेक्ट हो गए। आज वो आर्मी में कर्नल हैं। वाह, क्या बात। तब मुझे अहमियत हुई कि अगर इनको ये अगर पता नहीं चलता कि फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा ये ठीक होता है, और शायद NDA की तैयारी करते, इतनी मेहनत करते और लास्ट में वहाँ जाके वो रिजेक्ट हो जाते फिजिकल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी तो पूरी लाइफ का सवाल था। तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ही अच्छा वो है, विषय बहुत अच्छा है। तो मेरे मन में लगभग 10वीं-11वीं क्लास से ही इसके बारे में बैठने लग गया। फिर ऐसे 1-2 केस पैरालिसिस के देखे जो बेड पे रह गए, तो वहाँ जयपुर वगैरह दिखाने जाते थे तो वो भी बोलते फिजियोथेरेपी करो। फिर वहाँ से वो सलाह डॉक्टर्स देते, वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट बताते, कुछ करते, ऐसे कुछ एक वो चलने लग गए। तो मेरा और रुझान बढ़ गया इसमें सर, इसलिए मैंने ये चुना सर। हाँ, तो फिर आपने फिर बाद में डिग्री किस तरीके से हासिल करनी शुरू की? फिर सर क्या है, इसका एक एग्ज़ाम हुआ था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जी, जो मैंने आगरा यूनिवर्सिटी उसी के सीनियर हॉल में मेरा सेंटर था जी। तो वहाँ से मैंने बैचलर डिग्री में की मैंने एग्ज़ाम दी और मुझे देहरादून में मेडिकल कॉलेज मिला इसका। तो वहाँ से मैंने बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन ऑर्थोपेडिक में मैंने वहाँ से ली दोनों। क्या बात है। उसके बाद में फिर और उसके बाद में क्या सर, तो बैचलर डिग्री हो गई, मास्टर डिग्री हो गई। वैसे तो चिकित्सा की यही 2 डिग्री हैं सबसे बड़ी। मास्टर डिग्री तो बहुत कम मिलती है। मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर अगर आप देखें तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कम होंगे जिन्होंने मास्टर डिग्री ले रखी है, वरना डिग्री और ये बिली बेस जो होता है आपका उसी से काम चलाते हैं। बिल्कुल सर, आप सही बता रहे हो कि जब मैं पढ़ता था और लगभग इस लाइन में एंट्री की, तब डिप्लोमा ज़्यादा हुआ करता था। हाँ, डिप्लोमा होती थी। हाँ, बिल्कुल। फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ध्यान दिया इस पर, तो इसमें बैचलर डिग्री आने लगी। फिर धीरे धीरे मास्टर डिग्री आई। इसकी भी जो बढ़िया कॉलेज है उनमें 1-1, 2-2 सीट होती हैं और अलग अलग
फील्ड में होती है। जैसे इसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी में भी मास्टर डिग्री होती है जी, इसमें ऑर्थोपेडिक में होती है जो मैंने की है, जो आपने की है। हाँ, न्यूरोलॉजी में मास्टर डिग्री होती है, अच्छा। वो होती है। तो ऑर्थो में मैंने की है। तो वाकई में मास्टर डिग्री के फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कम थे, अब धीरे धीरे आने लगे हैं। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब पड़ती है? सबसे पहला सवाल तो यही है, और यही आदमी जानना चाहता है कि फिजियोथेरेपिस्ट है क्या और इसकी ज़रूरत डॉक्टरों को आदमी की ज़िंदगी में, जैसे आपने बताया शुरू के अंदर कि आपके जो ब्रदर थे उनके हाथ में थोड़ा सा टेढ़ापन था, उसको फिजियोथेरेपी के द्वारा सीधा कर दिया और आज वो कर्नल हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनमें से लोग होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं या उनके प्रभाव है उनका किसी घटना दुर्घटना का, और वो ये चाहते हैं कि कहीं ठीक हो सकते हैं क्या। तो आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे कि भाई फिजियोथेरेपी कहाँ आपकी ज़िंदगी में शुरू होती है? देखिए साहब, फिजियोथेरेपी का बहुत ही अहम रोल है जी, और चिकित्सा के जितने भी फील्ड बनाए हैं लगभग हर एक में ये इन्वॉल्व है। ओके। जैसे आपने भी सुना होगा, कहीं से भी बात आ गई कि साहब आप डेली वॉक करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आप डेली वॉक करो, जॉइंट खराब नहीं होंगे। आप डेली ये करो, वजन घटेगा, ये नहीं होगा। तो मतलब लगभग हर एक में आपकी एक्सरसाइज इंक्लूड हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये मान के चले कि फिजियोथेरेपी सबके अंदर इंक्लूड है। जितनी भी चिकित्सा की जो अलग अलग वो विशेषताएं, उन सब में फिजियोथेरेपी का वो है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। कि आज के समय में आपने देखा होगा कि लोग जनरल कोई भी हो, कोई 18 साल का लड़का है, बहुत कम एज में ही बैक पेन की समस्या हो गई, जी, गर्दन में दर्द हो गया। तो ये किसकी वजह से है कि कोई गलत पोस्चर में बैठा है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ तक उनके बैक पेन हो गया, धीरे धीरे वो क्रॉनिक होता जाता है। फिर बोलता है कि मेरे पैरों में सुन्नपन आ गया, साइटिका हो गया, ये हो गया। जी, किसी के घुटनों में दर्द हो गया कि साहब मैं तो बैठ ही नहीं सकता हूँ, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को फिजियोथेरेपी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो समय पर आके फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लें, वो उनको जो सलाह दें कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो अपने जोड़ों को लंबी उम्र तक बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप ये युवा पीढ़ी को आप थोड़ा सा एक संदेश दीजिएगा कि थेरेपी आप अपने परिवार, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल में आकर आप थेरेपी करें अपनी, आप अपनी सेल्फ भी कर सकते हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती, जैसे आजकल है मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, दिन भर बैठे रहना है और पढ़ने लिखने के लिए एक पोस्चर, आप क्या सलाह देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? देखो, मैं युवा पीढ़ी को ये सलाह देना चाहूँगा, आजकल सबसे ज़्यादा ग्रसित है युवा है बैक पेन और गर्दन के दर्द है। जी, तो मैं उन लोगों को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि ठीक है, आजकल थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी या ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है इनका ज़माना है, लेकिन सबसे पहले जो भी हैं, कोई कंपनियों में काम करते हैं जिनका लैपटॉप पर ज़्यादा काम है या कंप्यूटर पर ज़्यादा काम है, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने सिटिंग पोस्चर को देखें जी, कि भाई मैं लैपटॉप देख रहा हूँ या कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे बैठा हुआ हूँ। तो उनको सबसे पहले तो बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठना है, जी, एकदम सीधा। जी, उसके बाद में उसकी कुर्सी की और टेबल के बीच की कैसी हाइट है जी, उसको देखना है। एक लगातार लंबे समय तक काम नहीं करना है, बीच बीच में थोड़ा सा इंटरवल लें। जी, ठीक है ना? लेट के काम नहीं करे भाई, बहुत से बेड पे लेट जाते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल उसको करते रहते हैं, तो वो लेट करके काम नहीं करना है। बिल्कुल। और साथ में अपने न्यूट्रिशन डाइट का ध्यान रखें, अच्छा, ये विशेष वो है। उसके बाद में और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लंबे समय तक सिटिंग देते हैं या बैठते हैं, उनको अपन खुद ही देख लीजिए साहब कि अगर अपन लंबे समय तक बैठेंगे तो हमारी जो बैक की मसल्स है उन पर लोड पड़ेगा। जी, ठीक है। तो जिस चीज़ को, शरीर के जिस पार्ट को हम ज़्यादा काम में ले रहे हैं, तो उनको स्ट्रेंथ की भी तो ज़रूरत है। बिल्कुल। तो उनको अगर उनकी बैक पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, गर्दन पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो उनको अपनी बैक, लोअर बैक और गर्दन की मसल्स की एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। ओके। तो वो अलग अलग तरह की एक्सरसाइज होती है। जी, ठीक है। तो उनको क्या है कि कभी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लेना चाहिए हर 4 महीने 6 महीने में कि साहब मेरा ये हुआ है, ये मैं जॉब करता हूँ फलाना, तो हम लोग नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, लोअर बैक की जो स्ट्रेंथ मजबूत करने की एक्सरसाइज है वो हम उन्हें बता देते हैं कि आपको ये करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। तो इससे उनको कभी भी बैक पेन नहीं होगा, नहीं तो वो बहुत जल्दी इन बीमारियों की चपेट में जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई बार मैंने ये देखा है कि मेरे एक जो लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उनमें से एक लोहागढ़ रोड के एक पेशेंट हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वो ड्राइवर हैं और उनको 8-8, 10-10 घंटे की रोडवेज के अंदर ड्राइविंग करते हैं वो, और उनके ये पेन होना शुरू हुआ है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ,
देखो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, वैसे स्टैंडर्ड जो होती है एक सलाह जी कि भाई एक ड्राइवर हैं उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जी तो उसमें बहुत कुछ ऐसी हैं जो शायद वो कर भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो आपकी सीट जिस पे बैठे हैं एक आपकी बैक के हिसाब से होनी चाहिए वो, ठीक है। और उस पर बैक रेस्ट यूज में लेना चाहिए। आजकल मार्केट में मिलते हैं सर्जिकल वालों पे, तो बैक का एक सपोर्ट आता है, उसको पीछे लगा के उस पर बैठना चाहिए जी। उसके बाद में उनकी सीट का जो अलाइनमेंट है वो भी उनको देखना चाहिए कि मैं ऐसे बैठता हूँ तो इसमें मुझे पेन होता है नहीं होता है। 3rd नंबर पे उनका पोस्चर आ गया जी, उनको किस पोस्चर में उस पर बैठना चाहिए। 4th नंबर पे आ गया कि अगर उनको लगता है कि मेरे बैक पेन स्टार्ट हो गया है तो वही बैक की एक्सरसाइज होती है सब जी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वो उनको 20-20 मिनट तक सुबह शाम करनी चाहिए। तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके उनको अपनी बैक की मसल से उनको मजबूत करना चाहिए, तो वो आराम से चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं। हाँ तो ठीक है, आपने बता दिया। जो मित्र हैं हमारे जिन्होंने ये सवाल पूछा है उन तक के सवाल का जवाब मिल गया है। आप कोई भी है, किसी भी रोग से अगर आपको लगता है कि आपके घुटनों में दर्द है, आपके हाथ पैरों में दर्द है, आपकी गर्दन में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, आपके और शरीर के किसी हिस्से में दर्द है, तो ये फिजियोथेरेपी शुरू के अंदर आप बड़े रोग से ग्रस्त हो जाएं उससे पहले आप एक फिजियोथेरेपी को दिखाएं, तो वो आपको एक्सरसाइज बताएंगे। इट्स ए काइंड ऑफ ए व्यायाम जिसे कहते हैं, वो व्यायाम है जो डॉक्टर साहब के पास है, ये व्यायाम के टीचर हैं एक तरीके से, या ऐसे व्यायाम के डॉक्टर से आपको ऐसी बता देंगे, व्यायाम बता देंगे जिससे आपको ये रोग जो बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, शाटिका है, फलाना बड़े बड़े रोग जो बाद में बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। ऐसे ऑपरेशन से बचने के लिए पहले तो आप इनकी सेवाएं लें फिजियोथेरेपिस्ट की। उसके बाद में होता है कि अगर बाय द वे आप किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं तो फिर उस सवाल पर मैं आना चाहूँगा कि एक श्रीमान जी हैं जिनका 8 साल 10 साल की उम्र में, छोटी उम्र के अंदर बच्चे थे जब वो एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद में उन्होंने उसकी कोई थेरेपी पर ध्यान नहीं दिया। अब जब वो 28 साल 30 साल के हो गए तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे? एक्सीडेंट के बाद जो होते हैं उसमें आपकी थेरेपी किस तरह काम करती है? देखिए साहब, एक्सीडेंट के बाद तो फिजियोथेरेपी का और भी ज़्यादा रोल बड़ा हो जाता है। हाँ जी। क्या होता है, कोई पेशेंट है, उनका एक्सीडेंट हुआ जी, एक्सीडेंट भी कई तरह के होते हैं, जैसे हेड इंजरी हो गई, साथ में और भी जॉइंट वगैरह उनका भी फ्रैक्चर हो गया है, पेशेंट के आईसीयू में चला जाता है जी, ब्रेन का ऑपरेशन भी हो गया या नहीं, या जो भी माने। तो सबसे पहले तो यह कि अगर 3-4 दिन भी कोई पेशेंट कंटिन्यू बेड पर लेटा रहता है जी, कोई कोमा में चाहे किसी भी वजह से वेंटिलेटर पे, तो उसका क्या बेड से रोना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। 2nd नंबर पे उसके जॉइंट स्टिफ होने लग जाते हैं जी, ठीक है। तो अगर वही पेशेंट 1 महीना तक सीधा ऐसे ही रहा घर पर या कहीं भी, तो उसके सारे जॉइंट है वो जाम हो जाएंगे। जब उसके सारे जोड़ जाम हो जाएंगे, सपोज करो वो थोड़ा सा ठीक हुआ जी, तो वो आदमी अपने हाथ ही नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल। वो बैठना चाहेगा तो उसके नी बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगे, लॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं ऐसे मरीजों को जी जी, जो बहुत से मतलब घुटने की चोट के लगभग 8-8 महीने बाद आते हैं, उनको परमानेंट पैर सीधा रह जाता है, वो बेंड ही नहीं कर सकते पैर को। तो ये हो गया। और ये मैं आईसीयू की बात बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब पेशेंट जब बेड पर लेट गया या वेंटिलेटर पर या किसी भी चीज़ पे, तो उसके सबसे जल्दी शरीर के जोड़ों पर असर आता है। उसके बाद क्या होता है, मसल्स एट्रोफी बोलते हैं, मांसपेशी सिकुड़ने लग जाते हैं क्योंकि वो वीक हो गई। 3rd नंबर पर आता है उसके जो लंग्स है वो भी कमज़ोर होने लग जाते हैं नेचुरली। हाँ बिल्कुल। तो उसमें हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं। ओके। उसके अलग अलग 3-4 मेथड होते हैं, उनके द्वारा उसके लंग्स के अंदर हम जो भी सिक्रीशन है या कफ वगैरह उसको चिपकने नहीं देते हैं, और लंग्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं ताकि वो पावरफुल बने रहे और आदमी का ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहे। जैसे कोरोना के टाइम पर हमने बहुत चेस्ट फिजियोथेरेपी कराई, तो बहुत ही वो इफेक्टिव रही। अब इसके बाद में होता है कि मरीज लगभग ठीक हो गया और उसको घर भेज दिया। हम लोग बोलते हैं कि आप हमारे फॉलोअप में या हमारे टच में रहना है, घर जाके इनको कौन कौन सी क्या क्या एक्सरसाइज करानी है। अगर जाके वो लेटा रहा, सपोज करो नी का फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी भी हो गई, उसके बाद में उसने इन चीज़ों पर एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दिया, तो उसका परमानेंट नी जॉइंट है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा। तो ना वो मुड़ेगा ना सीधा होगा, तो पेशेंट को बहुत दिक्कत आती है। जी जी जी, ये है। तो जो आप बता रहे हैं आपके जो फ्रेंड थे जो या वो हैं, उनको जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से जो पार्ट उसमें इन्वॉल्व था उसका उस समय लॉस हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही है। हाँ। एक अजमेर में बहुत प्रख्यात उद्योगपति हैं VR हार्डवेयर्स वाले, वो पिछले 12 साल से कोमा में हैं। मैं जानता हूँ उनको। आप जानते हैं उन्हें? बिल्कुल जानता हूँ। क्या ऐसे लोगों के लिए भी एक्सरसाइज होती है? मैंने फिजियोथेरेपी कराई भी थी उनकी, वो बिल्कुल होती है ना। हाँ। और आप मान के चलिए कि मैं उनको बहुत मतलब कहता हूँ कि भगवान उनको बहुत कुछ दे कि वो लोग उनकी इतनी
मतलब मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं, उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। वो तो घर पर ही घर उपलब्ध वाले। है, घर पर है उनका सारा। अगर वो फिजियोथेरेपी पर ध्यान नहीं देते तो अब तक उनके पूरा जो शरीर है वो सारा स्टेप हो जाता। ओके। ये उंगलियां, रिस्ट मूवमेंट, नी जॉइंट, जितने भी जॉइंट है वो पूरे स्ट्रेट हो जाते, सारी मसल्स की वेस्टिंग हो जाती, सारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती। तो कोई आदमी की ठीक होने की सपोज करो उम्मीद है और ब्रेन एकदम काम करना चालू कर दे, लेकिन ये सब चीज़ें बन गई, डिफॉर्मिटी, जकड़न, कॉन्ट्रैक्चर, वो फिर कभी ठीक नहीं होते हैं। तो उसमें तो उनका बहुत अहम रोल है। ब्लड का सर्कुलेशन, एक डीवीटी होती है जो पिंडलियों में खून का थक्का बन जाता है, वो जैसे उसमें से टूटता है वो सीधा ब्रेन या हार्ट में जाता है, तो दोबारा स्ट्रोक, हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी कर देता है। ओके। इसलिए फिजियोथेरेपी का तो बड़ा अहम रोल है। हाँ, तो वो वीक जो वासु भाई हैं उनके वो चल रहा है सारा, बस उनका पूरा शरीर ठीक है, बस सिर्फ एक वो दिमाग जो है वो कहीं पक्षाघात से है। अब पक्षाघात पर अपन बात करें कि जो बचपन से कई लोगों के ऐसे होते हैं दिमाग के अंदर जो पक्षाघात से पीड़ित होते हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपी कहाँ काम आती है? देखिए साहब, जो बचपन से होते हैं उसमें ज़्यादातर होती है कि सेरेब्रल पाल्सी, जो हमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के हो जाती है। कोई प्रीमेच्योर बच्चा हो जाता है या किसी बच्चे के मतलब माँ के प्रेगनेंसी के समय ये जो नाल होती है ना, अम्बिलिकल जी कोड, ये गले पे आगे लिपट जाती है। ओके। ये होता है, या कोई फोर्सेस डिलीवरी हो, या कोई बच्चा पैदा होते ही रोता नहीं है, हाँ है ना, ये 4-5 कारण होते हैं। हाँ, तो उसको रुलाने के लिए जो अपन करते हैं ना, हाँ, पीटते हैं। हाँ। हाँ, तो इसका मतलब होता है कि उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रही है। ओके। तो ये अम्बिलिकल, ये नाड़ गले में लपेट गया, या बच्चा पैदा होते ही रोया नहीं, या प्री मैच्योर हो गया, तो उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ओके। तो ऑक्सीजन भी सेकंडों तक, केवल सेकंड तक भी अगर ब्रेन में नहीं जाए तो बच्चे का ब्रेन का जिस पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची है वो एकदम डैमेज हो जाता है। ओके। उसका जो फंक्शन होता है उसका लॉस हो जाता है जी। तो उस बच्चे के इसलिए वो हाथ पैर वगैरह वो काम नहीं करते हैं, उसको हम सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। अच्छा, ये है। तो ये लगभग हजारों में से एक बच्चे को होती है। इसका इलाज है इस आपकी फिजियोथेरेपी में? बिल्कुल, फिजियोथेरेपी ही इसका एक लास्ट इलाज है। अच्छा, वो कैसे क्या करते हैं आप? अब इसमें क्या कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत ही कोई सीवियर जिनके हो गया तो देखो उनके लिए तो कह नहीं सकते, बाकी एक लास्ट उम्मीद फिजियोथेरेपी है। वो बच्चा जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है तो गर्दन नहीं संभाल पाता है, फिर उसके माँ बाप मिलते हैं आगे कि सर ये तो गर्दन लटक रही है, मुंह से लार गिर रही है, ये तो 9 महीने का हो गया, 8 का हो गया, बैठ नहीं पा रहा है, 10 महीने के, इतने महीने के बच्चे तो चलने लग जाते तो चल नहीं रहा है, फिर धीरे धीरे कहते हैं इसकी तो टाइटनेस सी हो रही है शरीर में, ये खड़ा हो रहा है तो पंजों पे हो रहा है, मतलब पूरी एडी से टच खड़ा नहीं हो रहा है। होता है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। तो क्या है कि वो बच्चे के वो सीपी वाले की के जो लक्षण है वो उसमें डेवलप होने चालू हो जाते हैं। ओके। फिर हम लोग क्लिनिकली भी बता देते हैं कि इसको तो ये है। अब इसमें मेन फिजियोथेरेपी का ही रोल है। अच्छा। इधर हालांकि मैं जो देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि माँ बाप का या परिवार का इसमें बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हाँ, आदमी को इतना सब्र रखना चाहिए कि बच्चे को ठीक करने के लिए आपको एक दिन में आपने एक्सरसाइज की, ये वो वाला तो है नहीं कि आपने वो चटकाया और वो हो गया, जैसे ये पहलवान लोग करते हैं, वो वाला मामला तो है नहीं। ये थेरेपी है। और पेशेंट भी चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए इसमें। हाँ, पेशेंस चाहिए, बिल्कुल सब्र चाहिए। क्योंकि उसके शरीर की मांसपेशी वो टाइट होने लग जाती हैं जी। वो धीरे धीरे स्ट्रेचिंग कर करके। और उसके बाद हमारी फिजियोथेरेपी में क्या है कि बहुत सारी एक से एक मशीनें आ गई हैं आजकल। अच्छा। दर्द को निकालने के लिए, मांसपेशियों को सॉफ्ट करने के लिए बहुत एडवांस मशीन आ गई हैं, बहुत एडवांस। उनकी हम मदद लेते हैं, प्लस साथ में हम ये स्प्लिंट वगैरह काम में लेते हैं। अगर आपने देखा हो ना कि किसी का पैर अचानक मुड़ जाए तो नी ब्रेस आते हैं, एंकल जॉइंट के स्प्लिंट आते हैं, उनके एंकल के पीछे की तरफ है, उसको टी टेंडन बोलते हैं, वो टाइट हो जाता है, वो उसकी स्ट्रेचिंग करके और पट्टा टैप होता है वो स्प्लिंट बांधते हैं और उस पर स्पेशल शू पहनाते हैं। अगर बैक का लोड नहीं ले रहा है तो बैक के लिए भी बेल्ट आते हैं, कैलिपर टाइप कुछ चीज़ें आती हैं। तो सारी हम डिफॉर्मिटी को रिलीज करते जाते हैं और उसको उस बच्चे को धीरे 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 नॉर्मल उसकी तरफ लाते हैं कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है, वो सारी चीज़ बता हो जाता है। मतलब धीरे धीरे करके काफ़ी बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। ऐसे हैं मेरे कई पेशेंट जिनको बिल्कुल किया है। ये किशनगढ़ के संजय गुप्ता जी, वो 8 साल तक अपने बच्चों को मेरे पास लाए। अब कितना बड़ा सब्र है, 8 साल तक कोई आदमी डॉक्टर के यहाँ रोज जा रहा है बच्चे को, लेकिन बच्चे को उन्होंने वो रिजल्ट दे दिया जिसके लिए वो आपके पास आए। ये बड़ी बात है। वो बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ रही है, अभी भी आते हैं मेरे पास छोटे छोटे बच्चे। एक बच्चे उसकी एज अभी 1 साल हुई है, वो 3 महीने से आ रही है पिछले, उसको टॉर्टिकोलिस था बाय बर्थ, मतलब गर्दन उसकी टेढ़ी आती है। अक्सर आपने देखा होगा चेहरा यूँ रहता है, गर्दन यूँ रहती है। उस बच्चे को वो था। अभी
कोई बात नहीं। अभी लगभग 3 महीने की करीब थेरेपी हुई है ना, तो वो बच्ची बिल्कुल सही हो गई। घर वाले भी इतने खुश हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। फिर वो एक न्यूरो फिजिशियन है पीडियाट्रिक, डॉक्टर मीनल गर्ग जयपुर की हैं, वो हमारे यहाँ भी आती हैं कभी कभी। उन्होंने बोला कि इनको तो 1 आध महीना की जरूरत है, ये तो बिल्कुल सही हो गई। अरे तो वाह, माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, मोस्टली अजमेर के अंदर क्या मैं समझता हूँ कि राजस्थान में भी यही बीमारियां हैं कि घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, हाँ सर, है ना। ये बहुत भयंकर बीमारियां हैं जो चलती रहती हैं। ये इसका कारण तो आपने बता ही दिया कि क्या कारण होते हैं, लेकिन अब फिजियोथेरेपी में इसका इलाज क्या क्या है ये देखो मैं बिल्कुल समरी बता देता हूँ। जी। सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का दर्द। इसमें क्या होता है यार, बहुत शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ लेकिन बिल्कुल सिंपल भाषा में। जी। ज़्यादातर फीमेल में होती है। जी। ठीक है सर, अगर होती है लेकिन वो जल्दी कब होगी, अगर किसी का वजन ज़्यादा है। हाँ। तो मैं भाई महिलाओं से कहना चाहूँगा कि अपने वेट पे ध्यान दें सबसे ज़्यादा। वेट कम करें। हाँ। उसके बाद में क्या है, थोड़ी अपनी न्यूट्रिशनल डाइट लें, अच्छी डाइट लें जी। खान पीन में, उसका ध्यान रखें भाई, इससे पौष्टिक चीज़ें जाती जी। हैं। 3rd नंबर भी आती है कि लंबे समय खड़े रहने को अवॉइड करें। जी। घुटनों की कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं जी। उनको करें। ज़्यादा सीढ़ियाँ वगैरह नहीं उतरें, नहीं चढ़ें, जल्दी जल्दी नहीं चढ़नी है, बहुत देरों तक पालती मार के नहीं बैठना है जी। ये चीज़ अवॉइड करनी है। और घुटनों की कुछ एक्सरसाइज होती हैं वो करें। ठीक है। ऐसे ही फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर होता है वो मेनली होता है कि किसी को मतलब मान के चले 6 महीने या साल भर पहले चोट लगी हो, उसके बाद भी धीरे धीरे दर्द आना चालू होता है और वो कंधा जाम हो जाता है। जिनको शुगर होती है उनका और जल्दी जाम होता है। तो जैसे ही लगे उनको शुरुआत में पता लग जाएगा मेरे कंधे में दर्द हो रहा है और मुझे डायबिटीज़ भी है, या मैं इसमें 6 महीने पहले जर्क भी लगा, तो उनको टाइम लगाना ही नहीं चाहिए, तुरंत जाकर फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ क्या है, आपकी 10-15 दिन में सही हो जाएगी। ओके। नहीं तो 6 से 8 महीने लग जाते हैं फ्रोजन शोल्डर को ठीक होने में। जी जी। और पूरी रात नींद नहीं आती है जो अलग पेशेंट को। जी जी जी। अच्छा, आईसीयू में जो भर्ती हैं उसके बाद में, आईसीयू में भर्ती होने के बाद में फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ उसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, कहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है? हाँ सर, देखिए आईसीयू में क्या होता है, जैसे नीरो के केस है उसमें तो सब में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। हाँ। जो मानिए तो ज़्यादातर नीरो के आईसीयू में जाते हैं। जैसे किसी को स्ट्रोक आया, पैरालिसिस हो गया मरीज को, वो बेड पर लेट गया, उसकी एक साइड वीक हो गई, ठीक है साहब। ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो गया या जो होना है ना, वो उनकी जो दवाइयाँ चलनी है कि ताकि ये बीमारी दोबारा नहीं हो जाए, वो दवाई उसकी चलती है। लेकिन उसकी एक साइड वीक हो गई, उसमें ताकत किससे आएगी? एक तो नेचुरल वे से, दूसरा कोई मेडिकल के तरीके से। तो उसमें एक्सरसाइज, ये फिजियोथेरेपी का रोल बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल। साथ में हमारे पास कुछ मतलब मशीन है, वो पूरी मेडिकल प्रूफ है, मतलब मेडिकल साइंस की है, मसल स्टिमुलेटर, उनको हम फिर देते हैं। वो पेशेंट्स की जो मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है, वो नर्व को, मसल्स को स्टिमुलेट करती है और उनमें पावर आना चालू हो जाती है। तो इसलिए आईसीयू से ही नीरो के केसों में फिजियोथेरेपिस्ट का अहम रोल हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा व्यक्तिगत है, मेरा पर्सनल सवाल है कि मैंने एक बार दाढ़ निकलवाई थी और जिस डॉक्टर से निकलवाई थी वो मेरे से ज़्यादा प्रभावित हो गए कि बड़ा पत्रकार है तो इसके दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मेरे दर्द हो रहा था तो उन्होंने मेरे इंजेक्शन जो एनेस्थीसिया है लोकल वो ज़्यादा दे दिया कुछ, और उसके बाद में मुझे वो ऐसा लगा कि जैसे मेरे चेहरे के ऊपर वो है और सूजन है, और वो 1 महीने 2 महीने हुआ, मुझे लगा कि जैसे पैरालिटिक मेरे को कुछ हो गया है, फेस पूरा आधा मेरा वो उसमें रहा, क्योंकि दवाई का असर होता तो एनेस्थीसिया 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो हुआ, तो वो हो गया अपने आप बाय द वे। पर वहाँ पर भी फिजियोथेरेपी की जरूरत होती होगी, बहुत ज़्यादा होती है साहब। हाँ, ये टॉपिक छूट ही रहता। इसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं वैसे मेडिकल लाइन में, फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी, जिसका ब्रेन से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो नर्व का ही होता है। तो आपको जो एनेस्थीसिया दिया ना, वो उस नर्व पे पर्टिकुलर ज़्यादा लग गया, जो भी कुछ हो गया होगा, ये होता है। तो ये बेल्स पाल्सी वैसे तो किसी को जुकाम हो जाए, उसमें भी कान में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, उस वजह से भी हो जाती है। इसमें बड़ा अहम रोल है। और कई डॉक्टरों को हुई है अजमेर में, जी जी जी, है ना, जिनको मतलब हम लोग देखते करते हैं, और नॉर्मल अच्छे लोगों को हो जाती है। उसमें भी वही फेराडे के स्टिमुलेशन देते हैं, चेहरे के कुछ मोटर पॉइंट होते हैं, उस पर वो स्टिमुलेशन देते हैं, और कुछ 5-6 तरह की एक्सरसाइज है, उनको हम कंटिन्यू चालू रखते हैं और मरीज बिल्कुल सही हो जाता है, खराब से खराब कंडीशन वाला भी। बढ़िया बात है। डॉक्टर साहब, आप एक व्यक्तिगत सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि मित्तल हॉस्पिटल के आप कितने साल से हैं यहाँ? 18 साल से लगभग। हाँ, 18 साल से? बिल्कुल लगभग 18 साल से हूँ। अरे कमाल है, 18 साल से तो आपने तो एक तरीके से पूरे डिपार्टमेंट को आपने तैयार किया है। बिल्कुल। और उस तैयार करने के बाद में आज स्थिति ये है कि आप मित्तल हॉस्पिटल के अंदर फिजियोथेरेपी की जो वर्कशॉप होती हैं और जो काम होते हैं उसमें तो पूरा आपका एक पूरा कारखाना होगा, पूरा बहुत बड़ा है काम है। क्या मतलब मान लीजिए साहब। हाँ बिल्कुल साहब,
कि जब मैं आया था, जब वो ये कि फिजियोथेरेपी के बारे में लोग कम भी जानते थे। हाँ जी। धीरे धीरे मरीज अच्छे सही हुए। हमारे जो हॉस्पिटल वाले हैं, जैसे डॉक्टर दिलीप सर है ना सर, हमारे डायरेक्टर सर हैं, क्योंकि मरीजों की जो रेशो है ठीक होने का वो काफ़ी अच्छा होता गया। माउथ टू लोग बोलने लगे। और प्लस हमने जो कुछ बोला मैंने कि हमें ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कभी भी अपने अस्पताल की तरफ से मनाही नहीं हुई कि जो मरीजों के हित में अच्छा हो सकता है वो हमको करना है। तो लगभग मतलब फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट, मशीन, जो लेटेस्ट मॉडलिटी जो भी चल रही हैं, वो सब है हमारे पास। आपके हॉस्पिटल में सारी है? सारे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो कहा जाता है उदयपुर में है, जोधपुर में है, एम्स में है, ये सारे, तो वो सारी की सारी आपके सारी फैसिलिटीज हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अजमेर छोड़कर अगर आप अजमेर से छोड़ के कहीं जाते तो यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी। डॉक्टर साहब, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने शरीर के जो जोड़ हैं, जॉइंट हैं, ये बड़े अनमोल हैं, तो कृपया आप इनको बचा के चलें। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि छोटी सी लापरवाही बड़ी में बदल जाती है। तो आप अपने जोड़ों के लिए, अपने बैक और गर्दन के लिए सिंपल छोटी किसी फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में सलाह के अनुसार आप एक्सरसाइज करें, और मैं बात दावे के साथ कर रहा हूँ, आपको कभी भी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, ये है डॉक्टर BL गुर्जर, जो मित्तल हॉस्पिटल के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपने इनके अनुभवों का लाभ उठाया। 18 साल से ये यहाँ हैं, और ये आपका सौभाग्य है कि अजमेर के अंदर सारी सुख सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। आपको कहीं भटकने की और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। आप जरा सा भी कोई बीमारी होती है उसको समय पर, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो समय पर अगर नहीं ठीक की जाए तो बड़ी ऑपरेशन तक पहुंच जाती हैं, फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती हैं, यानी एक्सरसाइज, व्यायाम से ठीक हो सकती हैं। वो व्यायाम क्या क्या हैं वो आपको डॉक्टर BL गुर्जर साहब बताएंगे। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।